क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं कि भारत की सभ्यता की जड़ें उस दौर तक जाती हैं जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे? बिल्कुल। और ये वो जमाना था जिसने आने वाली सदियों के लिए भारत की दिशा तय की, है ना? हाँ, और आज हम उसी युग की गहराइयों में उतर रहे हैं, वैदिक सभ्यता। वो काल जिसने भारत की सोच, धर्म, समाज मतलब एक तरह से बुनियाद रखी, जिस पर आज भी बहुत कुछ टिका है। हमारे पास जो लेख, शोध, नोट्स वगैरह हैं, कोशिश यही रहेगी कि इनसे इसके जरूरी पहलुओं को समझें। हाँ बिल्कुल। और इसे सरल और रोचक तरीके से खोलें, मतलब देखें कि क्या खास था इस दौर में। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी उत्पत्ति से। ये वैदिक सभ्यता आखिर शुरू कैसे हुई, कहाँ से आई ये लोग? देखिए, आमतौर पे माना जाता है कि इसकी शुरुआत हुई लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास। 1500 ईसा पूर्व। हाँ, और ज्यादातर स्रोत इशारा करते हैं कि ये आर्य कहे जाने वाले लोग थे, शायद मध्य एशिया या दक्षिणी रूस के घास के मैदानों मतलब स्टेपीज से आए थे। अच्छा, और धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में आकर बस गए। तो जब ये लोग यहाँ आए, इनका रहन सहन कैसा था? मतलब आते ही बड़े शहर बसा लिए? नहीं नहीं, शुरू में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनका जीवन ज्यादातर पशुचारण पर आधारित था। जानवर पालना मुख्य काम था। गायों का जिक्र बहुत आता है ना? हाँ, गाय बहुत महत्वपूर्ण थी, धन का पैमाना थी एक तरह से। खेती करते थे, लेकिन वो मुख्य नहीं थी। अच्छा। जीवन काफी हद तक अर्धघुमंतु था, मतलब एक जगह टिक कर रहने के बजाय चारे पानी की तलाश में घूमते रहते थे अपने पशुओं के साथ। समाज कैसा था? पुरुष प्रधान? हाँ, समाज पुरुष प्रधान था। और ये बसे कहाँ? सप्त सिंधु यानी 7 नदियों के इलाके में। सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चनाब। हाँ, रावी, ब्यास, सतलुज और वो पौराणिक सरस्वती नदी इसी क्षेत्र में। और इनकी भाषा, हाँ। क्या उसका कनेक्शन दुनिया की दूसरी प्राचीन भाषाओं से मिलता है? हाँ, ये जानना तो काफी उत्सुकता जगाता है। हाँ, ये एक बहुत अहम कड़ी है। इनकी भाषा इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की थी, वैदिक संस्कृत जिसे हम कहते हैं। वैदिक संस्कृत। और मजे की बात यह है कि इनके सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद की भाषा और कई देवताओं के नाम भी, जैसे इंद्र, वरुण और सामाजिक रिवाज, वो प्राचीन ईरानी ग्रंथ अवेस्था से मिलते हैं। बिल्कुल काफी मिलते जुलते हैं। इससे पता चलता है कि गहरे ऐतिहासिक संबंध रहे होंगे। और वो शिलालेखों वाली बात भी है ना, हित्ती, मितानी। हाँ, वो भी है। पश्चिमी एशिया में करीब 1900 से 1400 ईसा पूर्व के हित्ती, कशायत और मितानी शिलालेखों में आर्य जैसे नाम और इंद्र, वरुण जैसे देवताओं का जिक्र मिलता है। तो मतलब ये लोग काफी बड़े इलाके में फैले हुए थे। लगता तो यही है। अच्छा, तो ये जो पूरा लंबा दौर है वैदिक सभ्यता का, इसे समझने के लिए 2 हिस्सों में बांटा जाता है। सही कहा ना? बिल्कुल सही। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहासकार इसे 2 मुख्य कालों में बांटते हैं। कौन कौन से? उत्तर वैदिक काल, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। और ये सिर्फ तारीखों का खेल है या कोई खास वजह है इस बंटवारे की? मतलब क्या फर्क था इन दोनों में? नहीं, ये विभाजन बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों दौर के बीच समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति सब में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। अच्छा। ऋग्वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत है ऋग्वेद, और तब का समाज, जैसा हमने कहा, ज्यादातर कबीलाई और पशुचारक था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते समाज स्थायी रूप से बस गया, कृषि मुख्य आधार बन गई। लोहे का इस्तेमाल भी शायद इसी दौर में? हाँ बिल्कुल, लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे गंगा, यमुना, दोआब जैसे उपजाऊ इलाकों में जंगल साफ करके खेती करना आसान हुआ और सामाजिक ढांचा भी बहुत जटिल हो गया। और इस बाद वाले दौर की जानकारी वो सामवेद, यजुर्वेद वगैरह से मिलती है। हाँ, उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और फिर ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों से मिलती है। तो चलिए इन वेदों और ग्रंथों पर थोड़ी और बात करते हैं। वेद मतलब ज्ञान, ये उस युग को समझने की चाबी है। निश्चित रूप से वेद हिंदुओं के सबसे पुराने और सबसे पवित्र ग्रंथ हैं। इन्हें श्रुति कहा जाता है। श्रुति मतलब सुना हुआ। ऐसी मान्यता है कि ये ज्ञान ऋषियों ने गहरे ध्यान में पाया था। ये ईश्वरीय ज्ञान है, किसी इंसान की रचना नहीं। अच्छा, 4 वेद हैं कुल? हाँ, 4 वेद। सबसे पहले ऋग्वेद, ये सबसे पुराना है, शायद 3500 साल पहले इसकी रचना शुरू हुई होगी। हाँ, ऋग्वेद सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है। इसमें 10 मंडल हैं, मतलब अध्याय, और 1028 सूक्त यानी भजन। और इनमें है क्या?
इनमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति है, जैसे अग्नि, आग के देवता, इंद्र, युद्ध और बारिश के देवता, और वरुण, जल और नैतिक व्यवस्था के देवता। इसके मंडल 2 से 7 सबसे पुराने माने जाते हैं। पहला और 10वां मंडल शायद बाद में जोड़े गए। इसी 10वें मंडल में वो प्रसिद्ध पुरुष सूक्त भी है ना, जिसमें वर्ण व्यवस्था की बात है। हाँ, उसी में पुरुष सूक्त में वो प्रतीकात्मक वर्णन है कि एक विराट पुरुष के बलिदान से 4 वर्ण निकले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ये बाद में जोड़ा गया लगता है। हाँ, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये हिस्सा बाद का है, जब वर्ण व्यवस्था समाज में जमने लगी थी। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये सारा ज्ञान शुरू में लिखा नहीं गया था। ओह, तो कैसे? गुरु शिष्य परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से याद करके आगे बढ़ाया गया। लिखने का काम तो सदियों बाद हुआ। कमाल है, इतनी जानकारी सिर्फ याद रखना। अच्छा, ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद। जी, इसका क्या काम था? सामवेद का सीधा संबंध संगीत से है। साम का मतलब ही है धुन या गीत। अच्छा, इसमें ज्यादातर ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, लेकिन उन्हें यज्ञों में गाने के लिए संगीत में ढाला गया है। इससे भारतीय संगीत का सबसे पुराना सोर्स कह सकते हैं। फिर है यजुर्वेद, नाम से ही यज्ञ जैसा लगता है। सही पकड़ा आपने। यजुर्वेद में यज्ञ करने के मंत्र और विधियां हैं, गद्य और पद्य दोनों में। जिसमें कर्मकांड का ब्यौरा होगा फिर। हाँ, यज्ञ की विधियां, उनमें प्रयोग होने वाले मंत्र, ये सब यजुर्वेद में है। और चौथा वेद अथर्ववेद, सुना है ये बाकी तीनों से काफी अलग है। हाँ, कुछ अलग है। इसमें देवताओं की स्तुति तो है, पर साथ में जादू टोना, मंत्र, बीमारियों के इलाज, दवाइयाँ और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई बातें हैं। जैसे खेती, व्यापार, घर बनाना, इन सब का जिक्र भी मिलता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसमें शायद आर्यों से पहले यहाँ रह रहे लोगों की परंपराएं भी शामिल हो गई हों। दिलचस्प। अच्छा, वेदों के अलावा भी तो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उन्हें श्रुति नहीं कहते हैं ना? हाँ, इन्हें स्मृति साहित्य का हिस्सा मानते हैं। मतलब वो ज्ञान जो याद किया गया और मनुष्यों ने रचा। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से की डिटेल में व्याख्याएं हैं। और आरण्यक नाम से लगता है जंगल से जुड़ा है। बिल्कुल, अरण्य मतलब जंगल। ये उन ऋषियों के दार्शनिक विचार हैं जो जंगलों में एकांत में रहते थे। इनमें यज्ञों के गहरे मतलब और प्रतीकवाद पर सोचा गया है। और फिर आते हैं उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं। हाँ, उपनिषद यानी गुरु के पास निष्ठा से बैठना। इन्हें वेदांत यानी वेद का अंत भी कहते हैं, क्योंकि ये वैदिक सोच के शिखर को दिखाते हैं। तो इनमें दर्शन है, फिलोसफी। हाँ, ये पूरी तरह दार्शनिक ग्रंथ है। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, उनका रिश्ता क्या है, कर्म का सिद्धांत, मोक्ष कैसे मिले, इन सब पर गहरा चिंतन है। और इन्होंने कर्मकांड पर सवाल उठाए। हाँ, उपनिषदों ने कर्मकांड की जगह ज्ञान मार्ग पर जोर दिया। हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते भी तो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। सही कहा। इनके अलावा वेदांग और उपवेद भी हैं। हाँ, वेदांग है वेदों को समझने में मदद करने वाले शास्त्र, जैसे शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष वगैरह। और उपवेद हैं व्यावहारिक ज्ञान से जुड़े, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद। क्या बात है, ज्ञान का वाकई एक विशाल सागर है ये तो। चलिए, अब इस दौर के समाज और लोगों की जिंदगी पर आते हैं। ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था? ऋग्वैदिक समाज मुख्य तौर पर कबीलाई था। सबसे छोटी इकाई थी कुल यानी परिवार। उसका मुखिया कुलप या गृहपति। अच्छा। कई परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे। उसका मुखिया ग्रामीणी, कई ग्राम मिलकर विश और कई विश मिलकर जन यानी कबीला। और कबीले का मुखिया राजा? हाँ, जन का मुखिया राजन कहलाता था। वो कबीले का नेता या सरदार जैसा था। समाज पितृसत्तात्मक था, पर काफी हद तक समतावादी भी। मतलब ऊंच नीच उतनी गहरी नहीं थी जितनी बाद में हुई। और ये वर्ण व्यवस्था वाली चीज जिसका जिक्र पुरुष सूक्त में था, क्या वो शुरू से ही इतनी पक्की थी? नहीं, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म या पेशे पर आधारित थी और काफी लचीली थी। इसका कोई उदाहरण? हाँ, ऋग्वेद में ही एक सूक्त है जहाँ एक व्यक्ति कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ अनाज पीसती हैं। अरे वाह, मतलब एक ही परिवार में अलग अलग काम। बिल्कुल, और पेशा बदला भी जा सकता था। वर्ण शब्द का शुरुआती इस्तेमाल शायद रंग के आधार पर आर्यों और यहाँ के मूल निवासियों, दास या दस्यु में फर्क करने के लिए हुआ था। शूद्र वर्ण तो ऋग्वैदिक काल के बिल्कुल आखिर में उसके बाद ही साफ तौर पर उभरा। ये जानना बहुत जरूरी है
की शुरुआत लचीली थी। और उस समाज में महिलाओं का क्या स्थान था? ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का स्थान काफी सम्मानजनक था। उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार था। हाँ, कुछ नाम भी हैं शायद, घोषा, अपाला। हाँ, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा जैसी कई विदुषी महिलाओं ने तो ऋग्वेद के सूक्त भी रचे हैं। सच में? हाँ, वे यज्ञों में पति के साथ भाग लेती थी और सभा, विदत जैसी सभाओं में भी हिस्सा लेती थी। और बाल विवाह, सती प्रथा जैसी चीजें? उस समय ये कुरीतियां नहीं थीं। विधवा पुनर्विवाह की इजाजत थी, नियोग प्रथा भी थी संतान के लिए। लेकिन हमने सुना कि उत्तर वैदिक काल आते आते हालात काफी बदल गए थे। वो लचीलापन नहीं रहा। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और बहुत कठोर हो गई। मतलब? ब्राह्मण, पुरोहित, शिक्षक और क्षत्रिय, योद्धा, शासक सबसे ऊपर, फिर वैश्य, किसान, व्यापारी, शिल्पकार और सबसे नीचे शूद्र, जिनका काम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना माना गया। और छुआछूत? हाँ, इसी दौर में धीरे धीरे अस्पृश्यता यानी छुआछूत की भावना भी पनपने लगी। गोत्र व्यवस्था भी इसी काल में पक्की हुई कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी। इस सामाजिक सख्ती का असर महिलाओं की स्थिति पर भी पड़ा होगा फिर? दुर्भाग्य से हाँ, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति गिरी। उन्हें सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं से बाहर कर दिया गया। शिक्षा? औपचारिक शिक्षा के मौके भी कम हो गए। हाँ, ऊंचे घरों की कुछ महिलाओं को घर पर शिक्षा मिलती थी। यज्ञों में भी उनकी भूमिका पहले जैसी सक्रिय नहीं रही। लेकिन बाल विवाह, सती प्रथा अभी भी नहीं? नहीं, ये बुराइयां अभी भी बड़े पैमाने पर फैली नहीं थी। ये राहत की बात है। इसी उत्तर वैदिक काल में वो जीवन के 4 आश्रमों की व्यवस्था भी आई है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मचर्य, शिक्षा, गृहस्थ, परिवार, वानप्रस्थ, वन की ओर और संन्यास, वैराग्य। जीवन को व्यवस्थित करने का एक तरीका था ये। और ये 4 पुरुषार्थों से जुड़ा था, धर्म, अर्थ। हाँ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 आश्रमों को, इन पुरुषार्थों को पाने का रास्ता माना गया, खासकर ऊपर के 3 वर्णों के पुरुषों के लिए। शिक्षा गुरुकुलों में होती थी, मौखिक परंपरा से। सामाजिक बदलावों के साथ अर्थव्यवस्था भी बदली होगी। ऋग्वैदिक काल में क्या था आधार? ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का आधार था पशुपालन, खासकर गाय। गाय इतनी जरूरी थी कि अमीर आदमी को गोमत कहते थे, युद्ध को गविष्ठी, गायों की खोज, बेटी को दुहित्र, गाय दूहने वाली। मतलब गाय ही सब कुछ थी? लगभग। जौ जैसी फसलें उगाते थे, पर खेती दूसरे नंबर पर थी। तो व्यापार वगैरह, सिक्के थे? व्यापार ज्यादातर वस्तु विनिमय से होता था, सामान के बदले सामान। गाय भी माध्यम थी। निष्क नाम का सोने का गहना था, शायद कभी कभार लेन देन में काम आता हो, पर सिक्के नहीं थे। और टैक्स? राजा को कुछ देते थे? नियमित टैक्स नहीं था, लोग अपनी मर्जी से बलि नाम की भेंट देते थे। और हाँ, एक जरूरी बात, लोहे का ज्ञान नहीं था उन्हें। तांबा या कांसा अयस इस्तेमाल करते थे। और फिर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? खेती कैसे मुख्य बन गई? उत्तर वैदिक काल में खेती मुख्य आधार बन गई। सबसे बड़ा कारण था लोहे का इस्तेमाल शुरू होना, जिसे वो कृष्ण अयस या श्याम अयस कहते थे। उससे क्या बदला? लोहे के हल और कुल्हाड़ियों से गंगा यमुना के मैदानों के घने जंगल साफ करना और गहरी जुताई करना आसान हो गया। खेती का पैमाना बढ़ गया। फसलें भी नहीं आई? हाँ, जौ के अलावा गेहूं, चावल, तिल जैसी कई फसलें उगने लगीं। जब खेती बढ़ी तो राजा ने टैक्स लेना शुरू कर दिया होगा? हाँ, बिल्कुल। अब नियमित टैक्स वसूला जाने लगा। बलि अब जरूरी हो गई। भाग नाम का टैक्स भी था, उपज का 6वां या 12वां हिस्सा। अधिकारी भी होंगे टैक्स लेने वाले? हाँ, भागदुग टैक्स इकट्ठा करता था, संग्रहीत्री खजाने की देखरेख करता था। व्यापार भी बढ़ा। हाँ। समुद्री यात्राओं का भी जिक्र मिलता है। और सिक्के? वस्तु विनिमय तो था, पर अब शतमान, कृष्णल जैसी धातु की इकाइयां इस्तेमाल होने लगी। शायद सिक्कों की तरफ पहला कदम। ब्याज पर पैसे देने का काम, कुसीद भी शुरू हो गया। और मिट्टी के बर्तन, वो भी अलग थे? हाँ, इस काल के खास बर्तन थे चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रेवेयर या पीजीडब्ल्यू। चलिए, अब धर्म की बात करते हैं। ऋग्वैदिक लोग कैसे पूजा करते थे? कौन थे उनके देवता? ऋग्वैदिक धर्म काफी हद तक प्रकृति पूजा थी। बारिश, तूफान, आग, सूरज, इन शक्तियों को देवता मानते थे। सबसे प्रमुख कौन थे? इंद्र, बारिश और युद्ध के देवता।
पुरंदर भी कहा गया है किले तोड़ने वाले। ऋग्वेद के लगभग 1/4 सूक्त उन्हीं के लिए हैं। और फिर अग्नि, आग के देवता, मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ। वरुण, जल और नैतिक व्यवस्था, ऋत के संरक्षक। सोम, एक पौधे के देवता जिससे खास पेय बनता था। देवियां भी थीं? हाँ, उषा, भोर की देवी, अदिति वगैरह थी, पर पुरुष देवता ज्यादा महत्वपूर्ण थे। पूजा का तरीका सरल था, यज्ञ होते थे। यज्ञ क्यों करते थे? अच्छी संतान, पशु, सेहत, धन, युद्ध में जीत, ऐसी भौतिक इच्छाओं के लिए। दूध, घी, अनाज, कभी-कभी पशु बलि भी देते थे। मंदिर या मूर्ति पूजा नहीं थी। और फिर उत्तर वैदिक काल में धर्म कैसे बदला? देवता बदल गए? हाँ, देवताओं की अहमियत बदली। इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। उनकी जगह त्रिदेव की अवधारणा आने लगी। त्रिदेव? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हाँ, उसी का शुरुआती रूप। प्रजापति, सृष्टि रचने वाले, सबसे महत्वपूर्ण हो गए। साथ में विष्णु, पालनकर्ता, और रुद्र, बाद में शिव, संहारक का महत्व बहुत बढ़ गया। यहीं से हिंदू धर्म का वो रूप दिखने लगता है जिसे हम आज जानते हैं। और पूजा पाठ के तरीकों में क्या फर्क आया? यज्ञ अब बहुत ज्यादा बड़े, जटिल और खर्चीले हो गए। राजा बड़े बड़े यज्ञ, राजसूय, अश्वमेध करने लगे। कर्मकांड बढ़ गया होगा? हाँ, कर्मकांड बहुत बढ़ गया। और पुरोहितों, खासकर ब्राह्मणों की भूमिका और ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। उन्हें खूब दान दक्षिणा मिलती थी। और वो कर्म मोक्ष वाले विचार? हाँ, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष की अवधारणाएं भी इसी काल में विकसित हुई। उपनिषदों में इन पर गहरा चिंतन हुआ, जिसने कर्मकांड पर सवाल भी उठाए। और अथर्ववेद के असर से जादू टोना, टोटके भी धर्म का हिस्सा बन गए। मूर्ति पूजा के भी कुछ शुरुआती संकेत मिलते हैं। समाज और धर्म के बाद अब राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वेदिक काल में शासन कैसा था? कोई बड़ा राज्य था? नहीं, कोई बड़ा राज्य नहीं था। समाज कबीलों, जन में बटा था। कबीले का मुखिया राजन था। उसका काम? कबीले की रक्षा करना, युद्ध में नेतृत्व करना। उसे गोप जनस्य यानी जन का रक्षक कहते थे। पद अक्सर वंशानुगत था, पर कभी कभी समिति उसे चुनती भी थी। राजा की ताकत असीमित नहीं थी? नहीं, उस पर सभा और समिति जैसी परिषदों का नियंत्रण रहता था। ये सभा और समिति क्या थी? क्या आम लोग भी आते थे इनमें? ये बहुत जरूरी संस्थाएं थीं। सभा शायद चुने हुए बड़े बूढ़ों की परिषद थी जो सलाह देती थी, न्याय करती थी। समिति आम सभा जैसी थी जिसमें कबीले के लगभग सभी सदस्य या परिवार के मुखिया आते थे। ये बड़े राजनीतिक फैसले लेती थीं, राजा को भी चुन सकती थीं। और महिलाएं? हाँ, ये खास बात है। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा और एक और पुरानी सभा विधत में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। राजा की मदद के लिए कौन थे? कोई सेना थी? पुरोहित, मुख्य पुजारी, सलाहकार और सेनानी, सेनापति मुख्य थे। ग्रामीणी गांव का प्रमुख था, पर कोई स्थायी सेना या मजमूम नौकरशाही नहीं थी। युद्ध के समय कबीले के सब पुरुष लड़ते थे और नियमित टैक्स भी नहीं था। और उत्तर वैदिक काल में ये सब कैसे बदला? कबीले राज्य बन गए? हाँ, उत्तर वैदिक काल में कबीले जन मिलकर या जीतकर बड़े क्षेत्रीय राज्य बनने लगे, जनपद, जैसे कुरु, पांचाल। तो राजा अब इलाके का शासक हो गया? हाँ, अब वो सिर्फ कबीले का नेता नहीं, एक भूभाग का राजा था। उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। पद अब पूरी तरह वंशानुगत हो गया। और वो बड़े बड़े यज्ञ? हाँ, अपनी ताकत दिखाने के लिए राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय जैसे विशाल यज्ञ करने लगे। सम्राट, एकराट जैसी उपाधियां लेने लगे। प्रशासन भी बदना होगा? बिल्कुल। अब राजा की मदद के लिए अधिकारी थे, रत्निन। इनमें पुरोहित, सेनानी के अलावा कोषाध्यक्ष, संग्रहित्री, टैक्स कलेक्टर, भागदुग, मुख्य रानी, महिषी जैसे करीब 12 लोग होते थे। टैक्स नियमित हो गया? हाँ, बलि और भाग अब नियमित टैक्स थे। हालांकि स्थायी सेना का अब भी कोई साफ सबूत नहीं मिलता। राजा शायद सामंतों पर निर्भर रहता था। राष्ट्र शब्द यानी एक क्षेत्र पहली बार इसी काल में इस्तेमाल हुआ। और ये उन पुरानी सभाओं, सभा और समिति का क्या हुआ? उनका महत्व बहुत कम हो गया। वो बस राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं रह गईं।
उनकी ताकत खत्म हो गई। और महिलाओं की भागीदारी? वो भी खत्म कर दी गई। महिलाओं को अब इन सभाओं में आने से रोक दिया गया। विदत तो लगभग गायब ही हो गई। सत्ता ज्यादा केंद्रित और पुरुष प्रधान हो गई। तो अगर हम सार देखें, वैदिक सभ्यता ने भारतीय पहचान की एक तरह से नींव रखी। बिल्कुल, इसने आने वाले भारत के लिए बहुत कुछ तय किया। हिंदू धर्म की जड़ें, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत, राजनीतिक सोच की दिशा और सबसे बढ़कर वेद, उपनिषद जैसा ज्ञान और दर्शन का खजाना, सब यहीं से मिला। ज्ञान, धर्म, समाज सब आपस में जुड़े हुए थे। हाँ, ये भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत अहम शुरुआती बिंदु था। हाँ, ये भी सही है कि जहां इसने ज्ञान और दर्शन की इतनी महान परंपरा शुरू की, वहीं बाद के युगों की सामाजिक ऊंच नीच और जटिलताओं के बीज भी शायद इसी दौर में पड़े। बिल्कुल, प्रकृति का सम्मान, बदलते धार्मिक विश्वास, समाज का धीरे धीरे जटिल होता ढांचा, इन सब की गूंज आज भी हमारे जीवन में कहीं न कहीं है। एकदम सही। इसीलिए अगर भारत की असली जड़ों को, उसकी विकास यात्रा को समझना है, तो वैदिक युग को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। ये सोचना काफी दिलचस्प है कि ऋग्वैदिक काल का समाज, जो हमें तुलनात्मक रूप से काफी लचीला और समकतावादी सा लगता है, वो आखिर किन वजहों से उत्तर वैदिक काल की इतनी कठोर, श्रेणीबद्ध और जटिल सामाजिक व्यवस्था में बदल गया। और उस बदलाव की विरासत आज भी हमारे समाज पर कैसे असर डाल रही है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस गहरे मंथन में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।